हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीति ट्यूशन क्लासेस। मैं हूं नीरव भट्ट और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं एनवायरमेंटल साइंस का सीटेट का पेपर 1 जनवरी 2021। तो विदाउट टाइम को वेस्ट किए पेपर को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है एनवायरमेंटल साइंस, ये होगा 61 से लेके 90 तक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा इंडिया का यूनियन टेरिटरी नहीं है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, मणिपुर या फिर छत्तीसगढ़? तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि टोटल, सॉरी, मणिपुर यहाँ पे आंसर है। यहाँ पे टोटल 8 यूनियन टेरिटरी है, पर कुछ लोग ये बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि 9 यूनियन टेरिटरी है, बट एक्चुअली 8 ही है और 28 स्टेट्स हैं। कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज हैं? तो अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, चंडीगढ़ भी यूनियन टेरिटरी है, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये दोनों कंबाइंड एक ही यूनियन टेरिटरी है। इसी की वजह से लोग 8 या 9 में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि दादरा नगर हवेली और दमन और दीव इन दोनों को अलग अलग गिन लेते हैं, जिसकी वजह से 9 यूनियन टेरिटरी उनको लगती है, बट एक्चुअली 8 है। द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप एंड पौंडीचेरी। अगर इन सबको आप मैप में देखना चाहो तो यहाँ पे वो सारे हैं। यहाँ पे मैंने मैप आपके लिए कर रखा है। यहाँ पे आपको सारी यूनियन टेरिटरीज देखने को मिल जाएगी। ले, जम्मू, न्यू दिल्ली एनसीटी, दादरा नगर हवेली, और ये यहाँ पे है लक्षद्वीप, यहाँ पे है अंडमान एंड निकोबार राइट साइड ऑफ इंडिया, यहाँ पे है पुडुचेरी। और हाँ, तो आठों के आठों यूनियन टेरिटरीज यहाँ पे आ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विच अमोंग द फॉलोइंग प्रोड्यूस क्रूड ऑयल पेट्रोलियम? इनमें से भारत में कौन से स्टेट्स हैं जो क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करते हैं दिए गए ऑप्शंस में से? तो यहाँ पे गुजरात और तमिलनाडु है दिए गए ऑप्शन में से। बॉम्बे हाई एंड वेस्ट बंगाल नहीं, आसाम एंड ओडिशा नहीं, गुजरात एंड तमिलनाडु यस, बिहार एंड बॉम्बे हाई नहीं। तो गुजरात एंड तमिलनाडु इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर और कृष्ण जी। हाँ, तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अवर कंट्री वॉज प्रिपेयर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ, ये बहुत ही आसान सवाल है कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन किसकी लीडरशिप के अंडर में लिखा गया? तो बच्चे बच्चे को ये जवाब पता है, भीमराव अंबेडकर जी। तो भीमराव अंबेडकर एंड सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्ण, ही वॉज आई थिंक द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है। प्लांट स्ट्रक्चर से रिलेटेड, कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शन फॉर प्लांट्स। प्लांट में किस चीज का फंक्शन ये है? टू गिव सपोर्ट टू द प्लांट, टू प्रोवाइड ह्यूमस, टू स्टोर फूड, टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। द फंक्शन ऑफ रूट्स आर, रूट का क्या फंक्शन है? तो रूट का टू सपोर्ट भी है, टू प्रोवाइड, प्रोवाइड ह्यूमस के लिए नहीं है, टू स्टोर फूड एंड टू एब्जॉर्ब वाटर। तो ए, सी और डी शायद तीनों हैं, बी नहीं है। ए एंड बी, सी एंड डी, बी सी डी, ए सी डी। आई थिंक ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, यस। सपोर्ट भी करता है, स्टोर भी, फूड भी स्टोर करता है, और मिनरल और पानी को भी एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। Pochampally is a town of southern state of India which is famous for its beautifully designed bright colors Pochampally sarees for the special kinds of weave. Weave का मतलब होता है बुनावट, बुनाई, which is also called Pochampally, जिसको पोचमपल्ली कहा जाता है। This town is now part of, ये टाउन अभी कौन सा स्टेट का पार्ट है, कौन से स्टेट के अंदर आ जाता है? ये एक्चुअली तमिलनाडु में था, बाद में आंध्र प्रदेश में और बाद में तेलंगाना में गया है। ठीक है, तो कर्नाटका का नहीं है, केरला का नहीं है, तेलंगाना का है, तमिलनाडु का था। तो इसकी हिस्ट्री है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पोचमपल्ली वॉज द स्मॉल टाउन इन कृष्णागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु स्टेट। पहले कृष्णागिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पोचमपल्ली टाउन आता था तमिलनाडु में। तेलंगाना फॉर्म्ड रिसेंटली ऑन 2 जून 2014। तेलंगाना अभी अभी हाल ही में बना है, 2014 2 जून के दिन वो अलग हुआ है आंध्र प्रदेश से। द तेलंगाना रीजन वॉज द पार्ट ऑफ अ हैदराबाद स्टेट फ्रॉम September 17 to 1948 to 1956। 48 से लेके 56 मतलब 8 साल
वो हैदराबाद का पार्ट था। उसके बाद वो आंध्र प्रदेश के अंदर मर्ज हो गया, और बहुत सारी मूवमेंट के बाद, क्योंकि लैंग्वेज अलग अलग थी, तो लैंग्वेज डिफरेंसेस की वजह से बहुत लंबे टाइम के मूवमेंट के बाद वो आंध्र प्रदेश से भी सेपरेट होके तेलंगाना एक अलग स्टेट बन गया। तो ये पोचमपल्ली है, वो अभी तेलंगाना में है। वहाँ की साड़ियाँ बहुत अच्छी होती हैं। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ईटेबल्स ईच मेंबर फ्रॉम विच इज रिच इन आयरन। नीचे दिए गए ग्रुप में से कौन से ग्रुप में सबसे ज्यादा आयरन मिल जाता है आपको? जैगरी में मिलता है, आंवला में मिलता है, टमेटो में आयरन नहीं होता। आंवला में होता है, स्पाइनच में होता है, जगरी में भी होता है। आंवला में होता है, कैबेज में और टमेटो में नहीं होता। कैबेज में होता है, आंवला में नहीं, कैबेज में नहीं होता, आंवला में होता है, स्पाइनच में होता है। तो तीनों में हो वैसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सेकंड। तो हाँ, दैट इज द राइट आंसर। आंवला, पालक, स्पाइनच एंड जैगरी। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 67. Select from the following a group of birds which each member of which is able to see distinctly object as 4 times as far as we can see. हम देख सके उससे 4 गुना दूर ये देख सके ऐसे पंछी कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन है डव्स, क्रोस एंड पीकॉक्स नहीं, ईगल्स, पिजियंस, पैरट्स नहीं, क्रोस, काइट्स, नाइटेंगल्स नहीं, ईगल, काइट्स एंड वल्चर्स। हाँ, ये चौथा ऑप्शन सही है। ईगल जो हवा में उड़ते हुए आपने देखा होगा, शिकारी पंछी होता है। काइट भी ऊपर आपने देखा होगा। वल्चर मतलब होता है गिद्ध। तो ये तीनों ही बहुत ही, एक चीज आप ध्यान में रखो, जो जितना दूर उड़ता है, जितना ऊपर उड़ता है, वो उतना ही दूर देख सकता है, तभी वो इतना ऊपर उड़ रहा है। वरना नजदीक आके देखेगा ना कहाँ पे शिकार है, उसको उतने दूर से ही चीजें दिखाई दे जाती है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 आई थिंक इट इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे फर्स्ट इमेज जो वाइट कलर का है वो ईगल की है, यहाँ पे ग्रे है वो काइट है, और ये वल्चर है गिद्ध। तो 4 इज द राइट आंसर। यहाँ पे इस जगह पे तो मुझे भी घूमने जाना है एक बार। In which one of the following states most villagers construct their wooden houses 3 to 3.5 meter above the ground on a strong bamboo pillars with sloping roof? इनमें से कौन से स्टेट में, कौन सी जगह में लोग अपने घर 3 से 3.5 मीटर ऊपर बनाते हैं जमीन से? स्ट्रॉन्ग बाम्बू, मजबूत बाम्बू का पिलर बनाते हैं, और उनके जो रूफ्स होते हैं वो स्लोपी होते हैं। ये कौन सी जगह है? राजस्थान में नहीं, लद्दाख में नहीं, आसाम में आई थिंक हाँ, एंड ओडिशा। आसाम इज अ, आई थिंक इट इज अ करेक्ट आंसर, यस। आसाम में आपको घूमने के लिए जाना चाहिए, काफ़ी एनवायरमेंटल, इको फ्रेंडली, और इनके जो घर भी होते हैं वो पूरे हरे भरी जगह के बीच में होते हैं, बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पे आप ज़रूर से जाइए। आगे बढ़ते हैं। इंडिया, which respect to the location of Delhi on a map of India is the direction of location of Gandhinagar and Patna, capital of Bihar respective are? पूछ रहे हैं कि अगर आप दिल्ली में हो तो गांधीनगर जो कि गुजरात का कैपिटल है, और पटना जो कि बिहार का कैपिटल है, वो आपकी किस डायरेक्शन में होगा? तो दिल्ली ऊपर है, ये दोनों स्टेट्स नीचे की तरफ आते हैं, तो साउथ तो पक्का है। गुजरात जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में है, जबकि पटना जो है वो ईस्ट के तरफ है। तो साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट आंसर हो जाना चाहिए। तो साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट इज अ करेक्ट आंसर। पहले गुजरात पूछा है ना? हाँ, तो साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट आंसर आना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, राइट, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप चाहो तो फिगर में भी देखो, यहाँ पे अगर आप दिल्ली में हो तो गुजरात आपके साउथ वेस्ट में पड़ेगा, जबकि पटना जो है यहाँ पे बिहार, वो आपके साउथ ईस्ट के तरफ पड़ेगा। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। ये पीस है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड एक्सपेरिमेंट्स, मटर, मटर के दाने जो बोलते हैं ना वो, which one of the following did the experiments with the pea plants and found that pea plant has some traits? ये शायद 10th के साइंस में है, जिसमें ट्रेट की बात की गई थी, आनुवंशिकता की बात की गई थी। तो ये जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किसने किया था?
सच एज रफ और स्मूथ, टॉल और शॉर्ट, येलो और ग्रीन। हाँ हाँ हाँ, ये उसी में से है। तो है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, जियोगर जॉर्ज मेंडल। हाँ, मेंडल ने किया था आई थिंक, तो सेकंड इज द राइट ऑप्शन। जॉर्ज मैस्ट्रल नहीं। चार्ल्स डार्विन, तो ये उत्क्रांतिवाद, एवोल्यूशन जो है वो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। Which one of the following is one of the six themes suggested in the EVS syllabus as per NCF 2005? NCF 2005 जो है वो कौन सी 6 थीम्स के ऊपर EVS सब्जेक्ट को बनाता है? तो मटेरियल के ऊपर, नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, थिंग्स वी मेक एंड डू। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि DIY है। 1 से लेके 5 स्टैंडर्ड के EVS में चीज़ों को खुद बनाने के ऊपर जोर देते हैं। हाउ थिंग्स वर्क, चीज़ें कैसे काम करती हैं। ये मोस्ट प्रोबेबल इज थर्ड। यस, थर्ड इज द राइट आंसर। तो जब EVS सब्जेक्ट्स को फ्रेम करना था 2005 के हिसाब से, तो उन्होंने 6 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा जोर दिया। पहला तो है फैमिली एंड फ्रेंड्स। उसके अंदर उन्होंने बहुत सारे पार्ट्स डाले, रिलेशनशिप्स, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स एंड प्लांट। दूसरी चीज थी फूड, खाने के ऊपर उन्होंने बहुत सारे चैप्टर्स रखे। पानी के ऊपर, शेल्टर के ऊपर, रहने के ऊपर, ट्रैवलिंग, एक जगह से दूसरी जगह जाने के ऊपर, और उसके साथ साथ थिंग्स वी मेक एंड डू, DIY, डू इट योरसेल्फ। तो ये 6 चीज़ों, जब EVS का सिलेबस बनाना था तब इन 6 चीज़ों को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। What should be avoided in a anecdotal records? एनेक्टोडल जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो टीचर्स बनाते हैं, वो बच्चों के लिए, वो उनका पूरा रिपोर्ट उसके अंदर बनाते हैं। उसमें कौन सी चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं होनी चाहिए। आइडेंटिफाइंग मेनली प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस, ये नहीं होना चाहिए क्योंकि प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को आइडेंटिफाई नहीं करना है। मेकिंग स्टेटमेंट ऑफ जजमेंट, ये भी शायद नहीं होना चाहिए। आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ये तो होना चाहिए। बच्चों की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, ये पता होना चाहिए। आइडेंटिफाइंग चाइल्ड्स एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड रिलेशनशिप्स, कि उसका किस में इंटरेस्ट है, रिलेशनशिप कैसे। हाँ, तो A एंड B शायद नहीं होना चाहिए एनेक्टेडल रिकॉर्ड में, उसको अवॉइड करना चाहिए। तो आई थिंक ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। हाँ, यहाँ पे देखो, एनेक्टोडल रिकॉर्ड इज अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्टिव नैरेटिव रिकॉर्ड्स आफ्टर अ स्पेसिफिक बिहेवियर और interaction occurs. Anecdotal records inform teachers as they plan learning. Experiences provide information to families and give insight into identifying possible development decays. तो फर्स्ट हाँ इज द राइट आंसर। ये सही चीज़ें नहीं होनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए टीचर को। हाउ विल यू प्लान फॉर एन इंटीग्रेटेड EVS क्लासरूम? अगर इंटीग्रेटेड EVS क्लासरूम आपको करना है तो आप उसको कैसे प्लान करोगे? इंटीग्रेटेड का मतलब है अलग अलग स्टैंडर्ड को मान लो कभी इकट्ठा करना पड़ा और आपको EVS पढ़ाना है, तो आप कैसे पढ़ा सकते हो? कंबाइन 2 और मोर सब्जेक्ट एरियाज इनटू 1 लेसन, दो या दो से ज़्यादा एरिया को एक ही लेसन में कंबाइन करने की कोशिश करो। सेपरेट ऑल द सब्जेक्ट्स इनटू डिफरेंट प्लान्स, सब्जेक्ट को अलग अलग प्लान्स के हिसाब से सेपरेट कर लो। अरेंज सेपरेट टीचर्स फॉर साइंस एंड सोशल साइंस, अलग अलग टीचरों का अरेंजमेंट करो। अरेंज सेपरेट टीचर स्पेशलाइजिंग इन एनवायरमेंटल साइंस, सेपरेट टीचर जिन्होंने एनवायरमेंटल साइंस में उसकी स्पेशलिटी हो उनको अरेंज करो। तो एरियाज इनटू 1 लेसन, मोस्ट प्रोबेबल जो सबसे ज़्यादा सही आंसर है वो आई थिंक ऑप्शन नंबर 1 है, कि अलग अलग मान लो कि 4th और 5th में जो अलग अलग एरियाज है उसको एक ही चैप्टर में कंबाइन करके पढ़ाने की कोशिश करो। हाँ, दैट इज द राइट आंसर। इलिसिट सार निकालना। पुनीत गेव हिज क्लास 5, यहाँ पे पुनीत में भी टीचर हैं जिन्होंने क्लास 5 के अंदर बच्चों को ह्यूमन बॉडी ड्रॉ करने के लिए बोला है एंड आस्क देम टू ड्रॉ अ डाइजेस्टिव सिस्टम बिफोर टीचिंग चैप्टर ऑन फूड। पुनीत वांटेड टू, और उनको ये भी बताया गया है कि डाइजेस्टिव सिस्टम ड्रॉ करे बोर्ड के ऊपर। हालांकि पुनीत ने अभी तक वो चैप्टर खाने के ऊपर चलाया ही नहीं है। तो पुनीत का क्या मोटिव है इसके पीछे, पुनीत ऐसा क्यों निकालना है, क्यों कर रहा है? तो पहला है टेस्ट इफ लर्नर्स कुड मेक अ लेबल डायग्राम्स, वो देखना चाहता है कि बच्चे क्या वो डायग्राम को लेबल कर सकते हैं सही से या नहीं। इलिसिट लर्नर्स आइडिया अबाउट डाइजेशन, वो जानना चाहता है कि बच्चे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर क्या
कितना जानते हैं, कितना सार वो निकाल पाते हैं। आइडेंटिफाई लर्नर्स विथ गुड ड्राइंग स्किल्स, वो देखना चाहता है कि किसका ड्राइंग अच्छा है। फोर्थ, इवेल्युएट लर्नर्स ऑन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशनेशन, वो देखना चाहता है कि डाइजेशन का जो टॉपिक है वो बच्चों को कितना है ना, वो अंदाजा लगाना चाहता है कि कितनों को कितना आता है, कितनों को कितना नहीं आता है। तो आई थिंक वो इलिसिट लर्नर्स आइडियाज अबाउट द डाइजेशन, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, राइट। वो सार निकालना चाहता है कि बिना पढ़ाए भी कितनी चीजें हैं जो बच्चों को अंदाजन आता है, जो अंदाजन सही है। वो एक अच्छा भी है जिससे बच्चों का इंटरेस्ट होता है। और एक बार बच्चे गलत सीखे, एक बार गलती हो जाए और फिर सही करेक्ट कोई करे तो वो ज्यादा लंबे वक्त तक याद रहता है। 75, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट के हिसाब से नीचे में से कौन सी चीज सही नहीं है। इट इज टू बी रिपोर्टेड इन एवरी क्वार्टर ऑफ अ रिपोर्ट कार्ड, हर क्वार्टर का मतलब होता है चौथे हिस्से, साल के चौथे हिस्से में इसको करना चाहिए, हर 3 महीने में। इट हेल्प्स द टीचर टू टेकिंग टाइमली एक्शन और एनहेंसिंग लर्निंग। इट इज टू मॉनिटर स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, बच्चों का वो प्रोग्रेस मॉनिटर करने के लिए। एनी इंफॉर्मेशन ऑन लर्निंग ऑन चाइल्ड कैन हेल्प इंफॉर्मेशन असेसमेंट, तो इसमें मोस्ट प्रोबेबल आंसर लग रहा है टीचिंग एंड टेकिंग, फोर्थ या फिर सेकंड। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है मैं आपको बता दूं। फॉर्मेटिव असेसमेंट रेफर टू द वाइड वेराइटी ऑफ मेथड्स दैट टीचर यूज टू कंडक्ट इन प्रोसेस evaluation of students comprehension, learning needs and academic progress during a lesson, unit or course। तो इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर है फर्स्ट, ना ही सेकंड ना ही फोर्थ। इट इज टू बी रिपोर्टेड एवरी क्वार्टर ऑफ अ रिपोर्ट कार्ड इज नॉट करेक्ट। हाँ, ये दो तो सही है ना, ये हाँ हर 3 महीने में नहीं होना चाहिए, ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। आगे बढ़ते हैं। Smita wanted to sensitize her learners about gender disparity and stereotypes related to work। स्मिता चाहती है कि वो अपने बच्चों को जेंडर के रिलेटेड बायस ना होना या फिर स्टीरियोटाइप के ऊपर उनको कुछ सिखाना चाहती है। What should Smita choose to do in her class from the following suggestions? नीचे जो सजेशन है उनमें से कौन सी चीज स्मिता को करनी चाहिए। फर्स्ट, प्रेजेंट स्टूडेंट्स विथ स्टीरियोटाइपिकल मॉडल्स, बच्चों को स्टीरियोटाइपिकल मॉडल्स जो स्टीरियोटाइप करते हैं, जेंडर बायास्ड है, या तो लड़की या लड़के को किसी एक ही जाति को वो फेवर करते हैं, उनसे मिलवाना चाहिए। ये शायद गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। शो फ्लैश कार्ड्स ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, अलग अलग फ्लैश कार्ड दिखाने चाहिए। जैसे कि हमें मानते हैं कि हथौड़े वाला काम दिखाया तो ज़्यादातर बच्चे बोलेंगे ये लड़कों का काम है, या फिर नेल पॉलिश दिखाई तो ज़्यादातर लोग बच्चे बोलेंगे कि ये लड़कियों का काम। तो फ्लैश कार्ड से उनको बताना चाहिए कि नहीं, ये जेंडर इक्वलिटी ये है, ये है, ये है। नहीं, ये भी ज़्यादा अच्छा तरीका नहीं है। सही सही है बट ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। आस्क ओनली बॉयज टू स्वीप द क्लासरूम डेली, सिर्फ बच्चों को ही, लड़कों को ही बोलो कि क्लासरूम को डेली साफ करना चाहिए, करना ही चाहिए। हर स्टूडेंट को, छोटे बड़े औरत मर्द, हर किसी को सफाई करनी चाहिए। तो किसी एक जेंडर को ही स्पेसिफाई नहीं करना चाहिए, तो ये गलत है। इनवाइट स्टूडेंट्स मदर टू क्लास हु इज एन ऑटो ड्राइवर, ये बहुत ही बेस्ट तरीका है कि ऐसे बच्चे की मम्मी को क्लासरूम में बुलाया जाए जो अपना घर का खर्चा खुद से चलाती है ऑटो चला के। तो ये काफ़ी सेंसिटिव तरीका है जेंडर को वो स्टीरियोटाइप ना करने के लिए, तो ये एक अच्छा तरीका है। फोर्थ विल बी द राइट आंसर। समयन ऑफ क्लास 5, हाँ स्मयन, स्मयन नाम है। स्मयन ऑफ क्लास 5 यूजुअली डज नॉट डू हिज गिवन क्लास वर्क। स्मयन जो है वो क्लास में जो भी काम टीचर देते हैं वो नहीं करता है। द बेस्ट मेजर टू एड्रेस द सिचुएशन कुड बी, तो ऐसी सिचुएशन को अगर आपको हैंडल करना हो तो आप सबसे बेस्ट क्या कर सकते हो। टॉक टू हिम टू फाइंड हिज डिफिकल्टी एंड एडजस्ट क्लास वर्क अकॉर्डिंगली, कोशिश करो कि उसको क्या तकलीफ है और जो काम है क्लास का वो उसी हिसाब से अरेंज करो, ये पॉजिटिव तरीका है। मेक अनदर चाइल्ड हेल्प कंप्लीट हिज क्लास वर्क, नो, ये काफ़ी गलत तरीका है। टॉक टू पेरेंट्स एंड काउंसिल देम, ये करना चाहिए बट नॉट नाउ, अभी नहीं करना चाहिए।
गिव हिम ऑल्टरनेटिव एंड सिंपलर होमवर्क, उसको दूसरा और आसान होमवर्क देना चाहिए, ये भी नहीं। सबसे ज्यादा सही है टॉक टू हिम, फाइंड हिज डिफिकल्टी एंड एडजस्ट द क्लास वर्क अकॉर्डिंगली, ऑप्शन नंबर 1 राइट। आगे बढ़ते हैं। मुस्कान ऑर्गेनाइज अ डिबेट ऑन अ टॉपिक, मुस्कान है जो एक डिबेट करवाना चाहती है जिसका टॉपिक है यूज ऑफ डीजल व्हीकल्स इन अ ट्रांसपोर्टेशन शुड बी प्रोहिबिटेड, कि ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो डीजल की गाड़ियां हम इस्तेमाल करते हैं उसको रोक देना चाहिए, उसको अटका देना चाहिए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग दिस डिबेट बाय मुस्कान इन क्लासरूम, तो मुस्कान ये जो क्लासरूम में ये डिबेट करवाना चाहती है तो उसका मोटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। शी wants to sensitize students on the need of ban diesel vehicles completely in transportation, वो बच्चों को सेंसिटिव करना चाहती है ताकि डीजल व्हीकल को कंप्लीटली बैन कर सके ट्रांसपोर्टेशन में। ये ऐसा नहीं, टीचर कभी भी टीचर को कभी भी ऑब्जेक्टिफाई नहीं करना चाहिए, बच्चों को किसी डायरेक्शन में मोड़ना नहीं चाहिए, उनको बस बताना चाहिए कि ये है, इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस है, इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस है, बाद में बच्चे खुद डिसाइड करेंगे क्या सही है क्या गलत। इट वुड हेल्प इन नोइंग स्टूडेंट्स व्यू एंड करेक्टिंग देम, इससे पता चलेगा कि स्टूडेंट व्यू क्या है और उसको करेक्ट करने में मदद मिलेगी। हाँ, ये सही हो सकता है। शी wants to sensitize students on advantages of using modern vehicles, वो एडवांटेज समझाना चाहती है सेंसिटिव करके कि अभी जो मॉडर्न व्हीकल है उससे क्या फायदा है। इट हेल्प स्टूडेंट्स इन अप्रिशिएटिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव ऑन दिस इशू, इससे बच्चों को मदद मिलेगी ताकि वो अप्रिशिएटिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव ऑन दिस इशू, कि अलग अलग दृष्टिकोण से इस सिचुएशन को समझ सके। डिबेट का मतलब ही यही होता है कि अलग अलग पर्सपेक्टिव मिले, तो यहाँ पे फोर्थ विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर राइट। मैपिंग स्किल्स इन ईवीएस हेल्प टू डेवलप, ईवीएस में जो मैप हम यूज करते हैं उससे किस चीज में फायदा मिलता है। द स्किल ऑफ ड्राइंग लैंडस्केप, जमीन को ड्रॉ करने में मदद मिलती है, ये अप्रोप्रिएट नहीं है। द स्किल ऑफ प्रिडिक्टिंग एंड कैलकुलेटिंग, प्रिडिक्ट करना, अंदाजा लगाना कितना चीज कितने दूर है, ये हो सकता है। रिकॉर्डिंग स्किल्स, रिकॉर्ड रखने के लिए नहीं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटिव पोजिशन ऑफ प्लेसेस, दिस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, ताकि वो रिलेटिव पोजिशन समझ पाए कि इसके से ये कौन सा, जैसे कि अभी हमें क्वेश्चन देख ला कि दिल्ली से गुजरात का कैपिटल और दिल्ली से बिहार का कैपिटल कौन से डायरेक्शन, तो वो रिलेटिव है, तो ये चीज सबसे ज्यादा मैपिंग में सीखने को मिलती है। फोर्थ इज द राइट आंसर। द इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ ईवीएस हेल्प्स टू, इंटीग्रेटेड नेचर जो है ईवीएस का उससे मदद मिलती है किस में, रिड्यूस द करिकुलम लोड एंड इंट्रोड्यूस स्पेसिफिक टॉपिक्स, करिकुलम लोड कभी भी कम करना ये नेगेटिव पॉइंट है, वो नहीं हो सकता। रिड्यूस करिकुलम लोड फिर से ये भी नहीं हो सकता। एंड हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न मीनिंगफुली। आगे बढ़ देखते हैं। फॉलो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच एंड इंट्रोड्यूस लार्जर नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट, ये हो सकता है। लर्न फ्रॉम इंफॉर्मेशन एंड डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड, जो दिया गया है उसमें से सीखना, मोस्ट प्रोबेबल थर्ड लग रहा है। सेकंड, रिड्यूस करिकुलम लोड एंड हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न मीनिंगफुली, सेकंड इस, देखो शॉक हो गए। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रॉड इंडिकेटर ऑफ ईवीएस असेसमेंट, नीचे दिए गए में से कौन सा ब्रॉड इंडिकेटर ईवीएस असेसमेंट का नहीं है, इंडिकेटर नहीं है। कोऑपरेशन, कंसर्न फॉर जस्टिस, कंसर्न फॉर इक्वलिटी, कॉन्सेप्ट मैपिंग। आई होप फोर्थ। असेसमेंट इंडिकेटर क्या है वो मैं आपको बता दूं। असेसमेंट इंडिकेटर रेफर्स टू द इंडिकेटर ऑफ प्रोग्रेशन दैट identity the fundamental capabilities and skills of students that will lead to desired outcome. This indicator of EVS learning are process based and helps the teacher to interpret and learning objectives. तो आई होप फर्स्ट या फोर्थ में से कोई हो। कॉन्सेप्ट मैपिंग इज नॉट अ ब्रॉड इंडिकेटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये अल्बिरोनी है, ये एक्चुअली पाकिस्तान से है, और जब इन्होंने इंडिया में सारे जो वाव वगैरह जो हमारी होती है जिसमें पानी हम स्टोर करके रखते हैं
उनको देख के इन्होंने काफ़ी ऑब्जर्वेशन अच्छा किया था और अच्छे रिव्यूज़ दिए थे। देर इज़ अ पैराग्राफ इन क्लास 5 क्लास में एक पैराग्राफ है ईवीएस टेक्स्ट बुक बेस्ड ऑन अल्बिरोनीस ऑब्जर्वेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉन्ड्स। अल्बिरोनी के ऑब्जर्वेशन कुओं के बारे में इन इंडिया सम 1000 years अगो, हजारों साल पहले उन्होंने ये बुक में एक टॉपिक है। व्हाट वुड बी द पर्पस ऑफ इंक्लूडिंग दिस पैराग्राफ? तो इस पैराग्राफ को डालने का पर्पस क्या है? इट हेल्प्स लर्नर्स टू आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ हिस्ट्री। ये मदद करता है हमारी हिस्ट्री का सोर्स जो पॉइंट्स के हैं वो उसके लिए। इट हेल्प्स लर्नर्स टू इम्प्रूव देयर रिकॉर्डिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन। इससे बच्चों को मदद मिलती है कि ऑब्जर्वेशन का रिकॉर्ड कैसे रखा जाए। इट हेल्प्स लर्नर टू अप्रिशिएट टेक्नोलॉजी प्रेजेंट इन इंडिया सम 1000 years बैक। इससे हमें वो अप्रिशिएट मतलब तारीफ करना कि हमारे 1000 साल पहले भी इंडिया में इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी थी, इसके लिए या फिर इट हेल्प्स लर्नर्स टू अप्रिशिएट द रोल ऑफ एविडेंस इन हिस्ट्री। तो इसमें बहुत सारे सही आंसर है एक्सेप्ट ये 1000 years बैक वाला। चीज़ों को अप्रिशिएट करने के लिए, सिर्फ अप्रिशिएट करने के लिए उसको नहीं डाला जाता। तो ए बी एंड डी वुड बी द राइट आंसर। ओनली ए एंड डी। सोर्स ऑफ हिस्ट्री इट हेल्प्स अकॉर्डिंग ऑफ ए एंड डी। लेट सी ए सी एंड डी राइट, बी नहीं है, सॉरी ए बी एंड रिकॉर्डिंग नहीं, 1000 years वाला अप्रिशिएट करने के लिए भी है। ओके तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन नहीं है, ए सी एंड डी वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर्स। आगे बढ़ते हैं। विथ ओवर 50 स्टूडेंट्स इन हर क्लास, वानी वांट्स टू एंगेज देम इन एन एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस एनहेंस लर्निंग। वाणी जो है वो अपने क्लास के बच्चों के लिए कुछ करना चाहती है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस का इस्तेमाल हो। सेंसेस होते हैं ना, टच, सी, ये सारे सेंसेस, स्मेल। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी विल बी सूटेबल फॉर दिस पर्पज? तो ये करने के लिए कौन सी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगी? इनवाइट रिसोर्सेज पर्सन फ्रॉम कम्युनिटी टू डेमोन्स्ट्रेट देयर स्किल्स। रिसोर्स पर्सन को बुलाना ताकि वो अपने स्किल्स को, नहीं इससे सिर्फ सुनना और देखना ही होगा, ज़्यादा सेंसेस नहीं होंगे। एनकरेजिंग ग्रुप डिस्कशन, इसमें कुछ सेंसेस ज़्यादा होंगे बट नॉट अ फुल सेंसेस। यूजिंग स्मार्ट क्लासरूम फॉर रिलेवेंट ऑडियो वीडियो, नहीं ये भी नहीं। Organizing field trip to nearby places, this will use maximum number of senses, so fourth will be most appropriate. Why does ICRA encourage her learners to read newspaper and magazines in EVS? इकरा क्यों अपने स्टूडेंट्स को न्यूज़पेपर और मैगजीन ईवीएस में पढ़ने के लिए एनकरेज करती है? दीज आर एंटरटेनिंग रिसोर्सेज अवेलेबल, ये एंटरटेनमेंट के लिए मज़ा आता है पढ़ के, नहीं ये नहीं हो सकता। दिस हेल्प लर्नर्स टू एंगेज विथ द रियल वर्ल्ड, ये हो सकता है कि इससे एक्चुअल रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्टिविटी बढ़ जाती है बच्चों की। दिस हेल्प लर्नर्स टू बिकम इंडिपेंडेंट, इससे इंडिपेंडेंट बनने में कोई खास हेल्प तो होती नहीं। दिस हेल्प लर्नर्स टू बिकम कॉम्पिटिटिव, जिससे बच्चे कॉम्पिटिटिव होते हैं, ये है। बट सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट है सेकेंड, आई थिंक, यस, कि वो रियल वर्ल्ड से सबसे ज़्यादा कनेक्ट करता है। कॉम्पिटिटिव भी होते हैं बट मोस्ट अप्रोप्रिएट हमें सबसे सही पकड़ना है। क्वेश्चनिंग एज अ स्ट्रेटजी इन अ टीचिंग लर्निंग ऑफ ईवीएस यूज्ड फॉर, ईवीएस पढ़ाते वक्त सवाल पूछना, क्या तुम्हें पता है, क्या तुम्हें पता है ऐसा हुआ था, क्या तुम्हें पता है वैसा हुआ था। तो ये जो क्वेश्चनिंग है उसका क्या यूज़ है? मेंटेनिंग डिसिप्लिन, सवाल पूछ के आप डिसिप्लिन नहीं, अगर डिसिप्लिन आ रहा है सवाल पूछने से तो आप गलत तरीके से पढ़ा रहे हो। ड्राइंग अटेंशन, बच्चों का ध्यान खींचने के लिए कि कोई बच्चा खो गया, ये सही है बट मोस्ट अप्रोप्रिएट देखते हैं अभी ऑप्शन में से। प्रमोटिंग एडहेरेंस टू रूल्स, इस क्योंकि ये रूल है इसलिए इसको करना चाहिए, प्रमोटिंग एडहेरेंस टू रूल्स। अराउजिंग, अराउजिंग का मतलब होता है एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी इन अ क्लासरूम, ये मोस्ट, हाँ, क्योंकि जब भी आप बच्चों को सवाल पूछते हो ना, यू हैव टू आस्क इन सच अ मैनर दैट दे विल बी क्यूरियस अबाउट इट। क्या तुम्हें पता है ऐसा हुआ था? सो ही विल गेट इंटरेस्टेड, क्या हुआ होगा, उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। तो फोर्थ विल बी आई थिंक द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, राइट, कि उनकी क्यूरियोसिटी, अराउजिंग का मतलब होता है एक्साइटमेंट, तो क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट बढ़ जाना। 86. In which one of the following states the meaning of तोरंग इस जंगल?
नीचे दिए गए कौन से स्टेट में तोरंग का मतलब जंगल होता है? आसाम, उड़ीसा, मिजोरम, झारखंड। आई थिंक झारखंड में ये होता है। आसाम, उड़ीसा, मिजोरम, झारखंड। यस, झारखंड इज द राइट आंसर। झारखंड में तोरंग का मतलब जंगल होता है। ठीक है। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट सारे डायरेक्शन। एक स्कूल है, बीच में हाईवे है, ड्यू साउथ। ठीक है, ठीक है, स्कूल पहुंचते हैं। योर हाउस इज लोकेटेड एट एक्स एंड योर स्कूल इज लोकेटेड एट वाई। मान लो कि आपका घर एक्स जगह पे है और स्कूल वाई जगह पे है। ऑल्दो योर स्कूल इज जस्ट अपोजिट बट यू कांट गो टू स्ट्रेट बिकॉज ऑफ द बिजी हाईवे। माना कि आपका स्कूल आपके घर के एकदम सामने है, फिर भी आप सीधा सीधा नहीं जा सकते क्योंकि बीच में हाईवे है। सो यू फर्स्ट गो टू 125 मीटर ड्यू टू साउथ। सबसे पहले आप 125 मीटर साउथ में जाते हो, जैसे कि मैंने फिगर में दिखाया है। क्रॉस 100 मीटर लॉन्ग सबवे। आपको पता ही है कि रोड के बाजू में ट्रेन का जो वो होता है ना, उसको सबवे बोला जाता है। इंडिया में देखने को नहीं मिलते, बट फॉरेन कंट्री में हाईवे के बाजू में ही ट्रेन का रूट होता है और ट्रेन के बाजू में ही सबवे होता है, ताकि ना आप सबवे के सीढ़ी चढ़ के ब्रिज क्रॉस करके वापस अपनी जगह पे आ सको। इट्स अ ओवर ब्रिज टाइप। तो सबवे 100 मीटर का क्रॉस करते हैं, 100 मीटर सबवे विच इज ड्यू ईस्ट एंड रीच योर स्कूल वाई विच इज 125 मीटर नॉर्थ। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो 125 मीटर साउथ और 125 मीटर नॉर्थ, तो ये तो ऊपर नीचे वाला तो कैंसिल हो गया। तो एग्जैक्ट डिस्टेंस स्कूल और घर के बीच का 100 मीटर ही हुआ जो सबवे के थ्रू क्रॉस किया जाता है। तो आंसर वुड बी 100 मीटर। 125 मीटर, 100 मीटर ड्यू ईस्ट, 100 मीटर ड्यू वेस्ट, ईस्ट की तरफ है। तो सेकंड वुड बी द राइट, ड्यू वेस्ट। अच्छा, स्कूल से विथ रिस्पेक्ट टू स्कूल, स्कूल के रिस्पेक्ट में घर वेस्ट में है और घर के रिस्पेक्ट में स्कूल ईस्ट में है। आगे बढ़ते हैं। अ बॉय बोर्डेड अ ट्रेन ऑन 4th जून। एक लड़के ने 4 जून को ट्रेन पकड़ी एट नागरकोइल फ्रॉम मेडगांव एट द ट्रेन डिपार्टेड 22:30। मतलब रात के 10:30 बजे को ट्रेन निकली। मतलब 4th जून के दिन उसने 1.5 घंटे सफ़र किया। 5th जून के दिन उसने 24 घंटे सफ़र किया और 6th जून 4:30 तक मेडगांव एट 4:30। तो मतलब 4:30 सुबह के हो गए, शाम के होते तो 16 लिखते ये लोग। तो ये 4.5 घंटे और, तो मतलब 1.5 घंटे और 4.5 घंटे हो गए 6 घंटे, और 24 घंटे का बीच वाला दिन, तो टोटल हो गए 30 घंटे। तो ये 30 घंटे ट्रैवलिंग हुई है। इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल इज 1145 किलोमीटर। अगर इस वक्त के दौरान 30 घंटे में जो डिस्टेंस कवर किया है ट्रेन ने वो अगर हो 1145 किलोमीटर, तो एवरेज स्पीड निकालो। तो एवरेज स्पीड का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास है, टाइम भी हमने निकाल दिया 30 घंटे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 4th जून को 1 आवर 30 मिनट्स, 5th जून को 24 आवर्स, 6th जून को 4 आवर 30 मिनट्स, टोटल हो गए 30 घंटे। 30 घंटे और टोटल डिस्टेंस है 1145। एवरेज स्पीड हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये हो जाएगा 38.16 टू बी प्रिसाइज। बट यहाँ पे ऑप्शन में कहीं पे 38.16 नहीं है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो 38 ही है। तो यहाँ पे सेकंड वुड बी द मोस्ट क्लोज आंसर, तो दिस वुड बी राइट। Which one of the following statement is not true for honeybees and beehives? beehives का मतलब होता है मधुपूड़ा, जिसके अंदर मधुमक्खियां शहद बनाती है ना, वही। तो कौन सी चीज इसमें से सही नहीं है? एवरी beehives have one queen and that bee lays egg। ये तो सही है कि हर जो छत्ता होता है मधुमक्खियों का, उसमें एक ही क्वीन बी होती है और वही अंडे देती है, ये सही है। मेल बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव्स, ये जरा भी नहीं है। मजदूरों में आती है मेल बीज, वो मजदूरी करने के लिए काम आती है, तो नॉट वेरी मच इम्पोर्टेंट। 15-20 मर भी गई तो कोई छत्ते को फर्क नहीं पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव्स आर वर्कर बीज, ये सही है कि ज़्यादातर बीज जो होती है वो वर्कर बीज ही होती है।
देर आर ओनली अ फ्यू मेल्स इन द हाइव। हाँ, कुछ ही मेल बीज होती है। देर आर ओनली अ फ्यू मेल्स इन द हाइव, मेल बीज कम होती है, कम। देखते हैं, चलो। फोर्थ भी नॉट ट्रू, सही नहीं है। मेल बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड या फोर्थ में से एक। हाँ, सेकंड, मेल बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव्स, ये सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। टुडे वी कैन नॉट थिंक ऑफ फूड विदाउट चिलीज, आज हम बिना मिर्ची का खाना सोच भी नहीं सकते। दिस वेर ब्रॉड टू अवर कंट्री बाई ट्रेडर्स कमिंग फ्रॉम, तो मिर्ची को हमारे देश में लाया गया किसके द्वारा? अफगानिस्तान से मिर्ची आई है, इंग्लैंड से आई है, साउथ अमेरिका से आई है, या साउथ अफ्रीका से आई है? तो आई थिंक साउथ अमेरिका से मिर्ची आई है। देखते हैं, साउथ अमेरिका इज द राइट आंसर, वहीं से मिर्ची आई है। तो इसी के साथ हमारे 30 क्वेश्चंस रिलेटेड टू ईवीएस हो जाते हैं खत्म। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, आपका थोड़ा सा भी फायदा हुआ है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलो। अपने दोस्तों को पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करो, और इस चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच।